जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। साइटोप्लाज्म का हमारा आज का टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक से पहले हमने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल स्टडी किया, और अगर आपको उनकी डिटेल वीडियोस देखनी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मौजूद मिल जाएगा। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं साइटोप्लाज्म को। याद रखना है साइटोप्लाज्म क्या चीज़ है। साइटोप्लाज्म को हम लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल में शुमार करते हैं कि ये लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल है। इसके अलावा जो ये साइटोप्लाज्म है हम इसे सेल का सैप भी कहते हैं। सेल सैप से क्या मुराद है कि ये जो है ये सेल का मोस्ट ऑफ द लिक्विड पोर्शन बनाता है। अब सेल क्या होता है? सेल एक लिविंग इकाई होता है, यानी ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लाइफ होता है। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है और ये लिविंग होता है। अब इस सेल के ऊपर देखिए, ये आपके सामने एक सेल मौजूद है और इस सेल के बाहर सेल वॉल मौजूद है। इसे हम कहते हैं सेल वॉल, और इससे अंदर वाले को हम कहते हैं यह है सेल मेम्ब्रेन। अब हम इसको दो पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल को हटा दें तो इसके अंदर वाला इलाका बचेगा, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन। तो जब हम साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन को स्टडी कर रहे होते हैं तो हम इस इलाके को कहते हैं कि यह है प्रोटोप्लास्ट। और अगर हम इस सेल मेम्ब्रेन को भी ख़त्म कर दें, सिर्फ इस अंदर वाले पोर्शन को देख रहे होते हैं, तो हम उसे कहते हैं यह है प्रोटोप्लाज्म। और इस प्रोटोप्लाज्म में फर्दर कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? यहाँ पर एक तो उसका साइटोप्लाज्म आता है और दूसरा उसके अंदर उसका न्यूक्लियस शामिल होता है। तो इस तरह हमने सेल की डिवीजन कर दी कि सेल एक लिविंग यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। अब ये सेल के अंदर एक प्रोटोप्लास्ट होता है, एक प्रोटोप्लाज्म होता है। अगर सेल वॉल को हटाने के बाद हम साइटोप्लाज्म के साथ सेल मेम्ब्रेन को भी कंसीडर करते हैं तो वो प्रोटोप्लास्ट में शामिल है। लेकिन अगर हम सेल मेम्ब्रेन को भी हटा दें, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को देखें, तो वो प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। याद रखना है ये दोनों चीज़ें बहुत एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अब ये सेल वॉल किससे सिक्रीट होती है? याद रखना है कि प्रोटोप्लाज्म जो है ये सेल वॉल की सिक्रीशन करता है। मतलब सेल वॉल बनाना, सेल के इर्द गिर्द जो सेल वॉल बनती है वो इसी प्रोटोप्लाज्म से बनती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि साइटोसोल क्या है। साइटोसोल जो कि एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस है, सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म, और इसे हम सोलुबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। याद रखना है इसकी केमिकल कंपोजिशन को कि साइटोसोल 90% वाटर से मिलकर बना होता है। अब इस साइटोसोल के अंदर क्या चीज़ें आती हैं? साइटोसोल के अंदर आपको इंक्लूजन बॉडीज़, इसके अलावा स्टोरेज प्रोडक्ट्स, इसके अलावा वेस्टफुल प्रोडक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। और जितने भी सेल की ऑर्गेनल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे आपके पास न्यूक्लियस है, वो तमाम की तमाम चीज़ें इसी साइटोसोल के अंदर मौजूद होती हैं। अब इस साइटोसोल के अंदर फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ भी मौजूद होते हैं। अब जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं वो मिलकर वो इस वाटर के साथ मिलकर एक ट्रू सोल्यूशन डेवलप करते हैं जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन जो बिगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर के साथ मिलकर एक कोलॉइडल सोल्यूशन बनाते हैं। जैसे आपके सामने ये एक थैली है पानी की, इसमें मैं एक दरमियान में यहाँ पे पार्टीशन कर देता हूँ। तो अब मैं कहता हूँ यहाँ पर स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे आप चीनी को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो एक ट्रांसपेरेंट सा सॉल्यूशन बनता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इस तरह एक लार्ज मॉलिक्यूल्स को वाटर में ऐड करते हैं, जैसे मिल्क को अगर वाटर में ऐड कर दिया जाए तो सोल्यूशन बनता है वो ट्रांसल्यूसेंट होता है, तो वो कोलॉइडल सोल्यूशन के एग्जाम्पल में आता है। अब इस कोलॉइडल सोल्यूशन को हम देखें तो इसके भी आगे दो फर्दर टाइप्स हैं। एक उसे कहते हैं हम सोल और एक को कहते हैं हम जेल। यानी कि अगर दो लार्ज मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ मिलकर एक विस्कस सा सॉल्यूशन बनाएं, यानी कि गाढ़ा सॉल्यूशन बनाएं, तो वो कहता है जेल कहलाता है। लेकिन अगर वही लार्ज मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ मिलकर एक नॉन विस्कस सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो सेल में आता है। अब ये इस जेल और सोल कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं? जो सेल होता है, सेल की पेरिफेरल साइड यानी कि इसकी ये वाली बाहर वाली साइड पर आपको जेल मिलेगा, यानी कि इस जगह पर आपको जेल प्रेजेंट होगा। और जो सेंटर वाली साइड है यहाँ पर ट्रांसपेरेंट यानी कि सोल
मौजूद होगा। ठीक है, तो अब जितने न्यूक्लियस कहाँ पर मौजूद होगा, फॉर एग्जांपल तो न्यूक्लियस चूँकि सेंट्रल पार्ट में मौजूद होता है तो हम कहेंगे कि न्यूक्लियस भी इसी सोल के अंदर मौजूद है। और अब हम देखते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो साइटोप्लाज्म कौन कौन से फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा होता है। साइटोप्लाज्म का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये स्टोरेज का काम करता है, कि जितने भी इंक्लेजन बॉडीज़ हैं, स्टोरेज प्रोडक्ट्स हैं, वेस्टफुल प्रोडक्ट्स हैं और जितने भी सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं, ये उन तमाम चीज़ों की स्टोरेज करता है। नंबर 2 इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के होने के लिए एक साइट प्रोवाइड करता है। यानी कि जितने भी सेल के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस है, तो इस तरह की जितने भी जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, वो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हो रहे होते हैं। और साइटोप्लाज्म के कौन से पार्ट के अंदर, वो इस सोल वाले पार्ट के अंदर हो रहे होते हैं। उसके बाद आपने देखना है कि साइक्लोसिस क्या है। साइक्लोसिस हम कहते हैं एक्टिव मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि आपने पढ़ा है कि सेल के अंदर साइटोस्केलेटन मौजूद होता है और इस साइटोस्केलेटन के कुछ फाइबर जिन्हें हम एक्टिन फिलामेंट्स कहते हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से मूव कर रहे होते हैं। यानी कि जब ये मूव करते हैं, कि जब एक्टिन फिलामेंट्स मूव करते हैं तो उस वक्त ये जो इसका साइटोप्लाज्म है सेल का, ये भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, जिसकी वजह से जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स हैं वो भी मूव करते हैं। अब कौन कौन से ऑर्गेनल्स मूव करते हैं, जो फ्री स्टेट में होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि मूव कर सकता है, राइबोसोम्स हैं जो कि मूव कर सकता है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चूँकि न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है तो ये मूव नहीं करता। इसी तरह से जो गोल्जी एपरेटस है वो भी मूव नहीं करता, लेकिन कुछ हैं जो कि मूव कर सकते हैं। इस तरह से फॉर एग्जांपल अगर माइटोकॉन्ड्रिया मूव करता है तो सेल की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत होती है, माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पर पहुँचकर उनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इस तरह से यहाँ पे सेल की एक्टिव मूवमेंट्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो ये स्टूडेंट्स, हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा, साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन को देखा, इसके अंदर स्टोर होने वाले डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देखा, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस को देखा और ये ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन किस तरह बनता है, सोल और जेल किसे कहते हैं, इन दोनों के दरमियान एक छोटा सा डिफरेंस देखा। उसके बाद हमने एक्टिव मास मूवमेंट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म यानी कि साइक्लोसिस को भी देखा। तो ये स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा साइटोप्लाज्म का टॉपिक एंड हो जाता है और इसके बाद हम स्टडी करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और राइबोसोम्स को। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।